Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र। तो जैसा कि मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ उसके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवार पहचान पत्र, इसका मतलब होता है इंग्लिश में फैमिली आइडेंटिटी कार्ड। और इसमें और आधार में कई सारे डिफरेंस हैं, बिकॉज ये फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इसमें पूरे परिवार को एज वन सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाएगा। यानी कि अगर किसी परिवार में 10 लोग हैं तो उन सब के लिए एक ही परिवार पहचान पत्र एलिजिबल होगा। इसमें 8 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और ये हरियाणा के सिटीजन्स के लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी या फिर कंपलसरी नहीं है। सब लोगों को इसमें खुद को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी डिटेल्स आगे। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने 4 अगस्त को लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र, यानी कि फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, जिसके तहत जो भी हरियाणा के सिटीजन्स हैं वो कई सारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सिटीजन्स हमारी केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें परिवार पहचान पत्र लेना होगा, यानी कि खुद को उन्हें प्रेजेंट करना होगा ये परिवार पहचान पत्र। पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि वो इस स्कीम्स में फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, और अगर वो एलिजिबल हैं तो उन्हें ये प्रेजेंट करना होगा, वरना उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एट प्रेजेंट हरियाणा की सरकार ने 4 स्कीम्स इंटीग्रेट की है परिवार पहचान पत्र के साथ। पहला है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, दूसरा है ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम, तीसरा है दिव्यांगजन पेंशन स्कीम, या चौथा है विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन स्कीम। तो एट प्रेजेंट ये 4 इंटीग्रेट की गई हैं स्कीम्स, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारी स्कीम्स को भी इसके अंडर में ला दिया जाएगा। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, खाली उन लोगों को रजिस्टर करना है जो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर एलिजिबल है इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन भी हरियाणा में ही होगा। हरियाणा के पंचकुला में चौथा एडिशन होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजना तेंदू लीव्स कलेक्टर्स के लिए लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने एक सामाजिक सुरक्षा योजना तेंदू लीव कलेक्टर्स के लिए शुरू की है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि तेंदू लीव्स एग्जैक्टली है क्या। तेंदू लीव्स एक टाइप की लीफ है जो बीड़ी बनाने में काम आती हैं। और छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 20% तेंदू लीव्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि जितने भी लीव्स कलेक्ट किए जाते हैं, जितना भी प्रोडक्शन होता है भारत का, उसमें 20% अकाउंट करता है अकेला छत्तीसगढ़। और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के तेंदू लीव्स मिलते हैं। लगभग 16.5 लाख बैग्स एनुअली यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये क्या है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 5 अगस्त को ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की है तेंदू लीव्स कलेक्टर्स के लिए। इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद
छत्तीसगढ़ स्टेट के 12 लाख फैमिलीज को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, जिसमें से कुछ वन जाति के हैं या फिर वनों में रहते हैं, जिनका मेजर काम यही है, फैमिली का काम यही है कि वो तेंदू लीव्स को कलेक्ट करें। ये स्कीम जो लॉन्च की जा रही है ये कांग्रेस के लीडर महेंद्र कर्मा के नाम पर की जा रही है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 5 अगस्त को और इसीलिए उनके सम्मान में ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। वो छत्तीसगढ़ में जाने जाते थे एज द बस्तर टाइगर बिकॉज उन्होंने नक्सल्स के अगेंस्ट में काफ़ी टफ स्टैंड लिया और वो मारे भी गए थे एक नक्सल अटैक में जो कि हुआ था इन जिराम वैली ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट 25 मई 2013 को। तो यानी कि 25 मई 2013 को जब नक्सलवादियों ने अटैक किया था बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, तब इनकी मौत हो गई थी 28 लोगों के साथ, यानी कि टोटल 29 लोग मारे गए थे और उन्हीं के सम्मान में ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की जा रही है। तो चलिए इसके बेनिफिट्स क्या है हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ लेते हैं। तो ये जो स्कीम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये जॉइंटली एग्जीक्यूट की जाएगी तो राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ के स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के साथ मिलकर, जिसके तहत 2 लाख का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, चाहे तो नॉमिनी को या फिर उनके लीगल एयर को, इन केस जो हेड ऑफ द फैमिली है ऑफ द रजिस्टर्ड तेंदू लीव्स कलेक्टर उनकी मौत हो गई है। अगर उनकी एज 50 साल से कम है और उनकी मौत हो गई है तो उनके नॉमिनी या फिर उनके लीगल एयर को 2 लाख रुपए दिया जाएगा अगर नेचुरल रीजंस की वजह से उनकी डेथ हो गई है। लेकिन अगर उनकी डेथ एक्सीडेंट के कारण हुई है तो उन्हें एडिशनल फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी 2 लाख रुपए की। इसके अलावा अगर उनका परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, यानी कि अब वो तेंदू लीव्स नहीं कलेक्ट कर सकते या कुछ और प्रॉब्लम्स हुआ है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से अब कोई भी काम नहीं कर सकते, तो भी उन्हें 2 लाख का फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट तो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल हेल्प वहाँ की सरकार ने अनाउंस किया है कि अगर 50 ईयर्स से कम वहाँ के जो मुखिया हैं फैमिली की, उनकी डेथ हो गई है तो उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा एज फाइनेंशियल हेल्प। वेरएज अगर एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ हुई है तो उन्हें एडिशनल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर उनका परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, यानी कि अब वो कोई काम करने लायक नहीं है, तो भी उन्हें 2 लाख का कॉम्पेंसेशन देगी वहाँ की सरकार। और अगर पार्शियल डिसेबल हैं, यानी कि कुछ काम कर सकते हैं लेकिन और कुछ काम नहीं कर सकते, तो उन्हें 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उनके मुखिया 50 से 59 ईयर्स के बीच में है तो उनका कॉम्पेंसेशन काफ़ी अलग है, इससे उन्हें 75,000 का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, भारत द्वारा इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितने पैसे दिए गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, यानी कि 15.46 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत ने कंट्रीब्यूट किए हैं टू द इंडिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत ने 15.46 मिलियन यूएस डॉलर कंट्रीब्यूट किया है टू द इंडिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, जिसका निर्माण हुआ था वर्ष 2017 में, जिसके तहत भारत ने कमिट किया था कि जो हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम सब का जो कॉमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो अचीव हो सके। इस पार्टनरशिप में 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ले किए गए थे और उसमें एक ये भी था कि भारत कंट्रीब्यूट करेगा ताकि हमारी जो कॉमनवेल्थ नेशंस है या और डेवलपिंग नेशंस है वो खुद को डेवलप कर सके और हम सब मिलकर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सके बाय द ईयर 2030। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें भारत के जो परमानेंट प्रतिनिधि हैं टू द यूनाइटेड नेशंस वो है एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति। उन्होंने
$15.46 मिलियन का चेक दिया है टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी कि UNOSSC के डायरेक्टर जॉर्ज चेडेक को। एक लो की सेरेमनी हुई थी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने में, और उसमें ये चेक दिया है TS तिरुमूर्ति ने जॉर्ज चेडेक को। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, चौथा सवाल, इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना सहयोग किया है विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ, जिसके तहत वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे पेमेंट्स के लिए भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज E यानी कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अनाउंस किया है अपना एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में अपना एसोसिएशन अनाउंस किया है विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, जिसके तहत वो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम पेमेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी BBPS के माध्यम से यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। इसके बाद जो भी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के जो कस्टमर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को इमीडिएटली रिन्यू कर सकते हैं, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं एट अ सिंगल क्लिक। कई सारे मल्टीपल चैनल्स उनके लिए ओपन हो जाएंगे फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर आप वेबसाइट से भी वो पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा जो उनके एजेंट या फिर बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ से भी पेमेंट हो सकेगी। ये जो प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं BBPS के माध्यम से, इससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ पेमेंट की ओपन हो जाएंगी, जिसके साथ उनके जो कस्टमर्स हैं उनको कई ज़्यादा आसानी होगी अपने प्रीमियम को पेमेंट करने में। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, भारत की करंट पॉलिसी रेपो रेट क्या है आफ्टर द सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज D 4%। तो भारत की जो करंट पॉलिसी रेपो रेट है वो है 4%। तो चलिए डिटेल्स इसके जान लेते हैं। तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6 अगस्त को अनाउंस किया है कि भारत के जो RBI का जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, और इसकी अनाउंसमेंट की है RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने। तो चलिए एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या रेट्स है एग्जिस्टिंग। तो रेपो रेट है 4% पर, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.25% पर, जो बैंक रेट है वो है 4.25% पर, RBI का कैश रिजर्व रेशियो है 3% पर, और जो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है यानी कि SLR है वो है 18% पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, इनमें से किसने चार्ज लिया है एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज C गिरीश चंद्र मुर्मू। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने रिजाइन किया है अपने पोस्ट को फ्रॉम द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त को, और अब उन्हें दूसरी पोस्ट मिल गई है केंद्रीय सरकार में, जैसे जो कि है ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो रिप्लेस करेंगे राजीव महर्षि को, जो कि रिटायर करने वाले हैं इस वीक में। इससे पहले राजीव महर्षि, बिफोर ही वॉज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो सर्व कर रहे थे एज द होम सेक्रेटरी, और 25 सितंबर 2017 से वो सर्व कर रहे थे एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मनोज सिन्हा, यानी कि मनोज सिन्हा को चुना गया है एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 6 अगस्त को अपॉइंट किया है पूर्व यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा को एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो रिप्लेस करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को, जिन्होंने रिज़ाइन किया है ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति जी ने मुर्मू की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली थी और मुर्मू सर्व करेंगे एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि बाकी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट जनरल कौन कौन हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ के हैं श्री वीपी सिंह बदनौर। दमन एंड दीव के हैं श्री विक्रम देव दत्त और दादरा एंड नागर हवेली के हैं श्री विक्रम देव दत्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे एक्सटेंशन मिली है 18 मंथ्स की एज ई सेबी चेयरमैन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अजय त्यागी। तो अजय त्यागी को एक्सटेंशंस मिली है 18 मंथ्स की एज दी सेबी चेयरमैन। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक मार्केट रेगुलेटर है। लिख देती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। और उनके जो चेयरमैन है अजय त्यागी को 5 अगस्त को उन्हें 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है और अब उनका टेन्योर होगा टिल फरवरी 2022। तो सेबी की खोज की गई थी 12 अप्रैल 1992 में और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और हाल ही में सेबी ने 2 करोड़ का फाइन किया था 4 एजेंसीज पे HDFC की फ्रंट रनिंग केस में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने Amazon के AWS सॉल्यूशंस के साथ एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक पैक्ट पर साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एयरटेल। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो भारती एयरटेल ने 5 अगस्त को Amazon के AWS सॉल्यूशंस यानी कि Amazon वेब सर्विसेज के साथ एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो AWS के जो क्लाउड सर्विसेज है वो यूज़ करेंगी, जिसके तहत वो क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी अपने यूज़र्स को, जो कि वैरी करते हैं फ्रॉम लार्ज एज वेल एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय एयरटेल के कई सारे कस्टमर्स हैं और लगभग 2500 लार्ज कंपनीज को असिस्ट करती है भारतीय एयरटेल, तो उनको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। और ये एक 50-50 स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी, यानी कि भारतीय एयरटेल और Amazon के बीच में ये 50-50 स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए। 2nd नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो ये मुकेश अंबानी ओन्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब दूसरे नंबर पर है, विच इज नेक्स्ट टू आईफोन मेकर एप्पल इन द लिस्ट ऑफ टॉप वर्ल्ड कंपनीज। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है 4 अगस्त को, और जिसमें पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीसरे नंबर पर है सैमसंग, चौथे नंबर पर है AI फर्म NVIDIA और 5वें नंबर पर है क्यूचो नाइक। इसके तहत कई सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे उन्होंने ये रैंकिंग्स या फिर रेटिंग्स दी है, और इसमें दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसलिए है बिकॉज
वो काफ़ी रिस्पेक्टेड कंपनी है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी हाई हैं, वो हर बार अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाती रहती है और उनकी ग्रेट कस्टमर सर्विस है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसके हिसाब से उनकी रैंकिंग दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है एप्पल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, किस दिन हिरोशिमा डे हर साल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी 6 अगस्त, यानी कि 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और 6 अगस्त 1945 में यूएस का एक बॉम्बर ने ड्रॉप किया था एक यूरेनियम बॉम्ब हिरोशिमा शहर पे, और जिसमें 1,40,000 लोगों की जानें गई थी। तो ये काफ़ी डार्क डे माना जाता है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री कि 6 अगस्त 1945 को एक यूरेनियम ड्रॉप किया गया था ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, जिसमें 1,40,000 लोगों की जानें गई थी। और ठीक उसके बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को दूसरा B-29 बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, जो कि एक था प्लूटोनियम इम्प्लोशन बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन, और वो फेंका गया था नागासाकी शहर पे। और इन 2 एक्सप्लोशंस के बाद 2 हफ्ते बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था इन दी वर्ल्ड वॉर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 उस एरा में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये जो 2 बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे, एक हिरोशिमा पे और दूसरा नागासाकी पे, उसके बाद 2 हफ्तों बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था। तो इनका नाम रखा गया था, पहला जो B-29 यूरेनियम गन टाइप बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा था B-29 प्लूटोनियम इम्प्लोशन बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, इब्राहिम अल काजी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, थिएटर डायरेक्टर। जाने माने थिएटर डायरेक्टर थे इब्राहिम अल काजी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि थिएटर डॉयन और लेजेंडरी ड्रामा टीचर थे इब्राहिम अल काजी, जिनका 4 अगस्त को हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गया और उनकी उम्र थी 94। उनके लिए कई सारे बड़े बड़े हस्तियों ने ट्रिब्यूट्स पोरन किए हैं, क्योंकि वो NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रह चुके हैं 15 वर्षों के लिए, यानी कि 1962 से 1977 तक वो डायरेक्टर थे ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और उन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन थिएटर और द लास्ट ऑफ द रोमन्स के नाम से भी जाना जाता था। वो काफ़ी पर्टिकुलर थे, कोई भी वो जो प्ले है उसे प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, और उन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन थिएटर एंड लास्ट ऑफ द रोमन्स के लिए भी जाना जाता था। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इसके अलावा कोई भी कमेंट्स हो, कोई सजेशंस हो या फिर कोई कंप्लेंट्स हो तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आप कुछ स्पेशल चाहते हैं कि हम ऐड करें आपके लिए तो भी बताइए, ताकि हम वो चीज़ आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।